नमस्ते। जब हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो अक्सर क्या दिमाग में आता है? शायद राजा महाराजा, तारीखें, लड़ाइयाँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यह सब एक बड़ी कहानी का हिस्सा है, एक ऐसी कहानी जिसकी अपनी एक लय है, एक धुन, साम्राज्यों के बनने और बिखरने की, एक ऐसा चक्र जो बार बार सदियों तक घूमता रहा। तो सवाल ये है, क्या इतिहास सच में खुद को दोहराता है? क्या बड़ी बड़ी सभ्यताओं के उठने और गिरने के पीछे कोई पैटर्न है, कोई नियम? चलिए आज इसी सवाल को मन में रखकर इस पूरी दास्तान को समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए बस दो शब्द काफी हैं: एकीकरण और विखंडन। एकीकरण मतलब वो दौर जब पूरा का पूरा उपमहाद्वीप एक झंडे के नीचे आ गया, और विखंडन जब वही एकता टूटकर बिखर गई और पावर छोटे छोटे राज्यों में बंट गई। आप ऐसा सोच सकते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास एक बड़े पेंडुलम की तरह है जो बस इन्हीं दो सिरों के बीच झूलता रहता है। तो आज हम इसी सफर पे निकलेंगे। सबसे पहले देखेंगे एकीकरण की पहली लहर मौर्य साम्राज्य के साथ। फिर देखेंगे कि जब ये लहर टूटी तो क्या हुआ, यानी विखंडन का दौर। और फिर आएगी दूसरी बड़ी लहर, गुप्त साम्राज्य। और आखिर में देखेंगे कि उनके बाद कहानी ने क्या मोड़ लिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एकीकरण की पहली जबरदस्त लहर से, मौर्य साम्राज्य। ये अपने वक्त का एक बहुत बड़ा, एक हैरान कर देने वाला कारनामा था। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला महान शाही प्रयोग। अब इस कहानी में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी रफ्तार। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सिकंदर आया और चला गया। उसके जाने से जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम, एक खालीपन बना, उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बिजली की तेजी से भर दिया। कुछ ही दशकों के अंदर न सिर्फ उन्होंने नंदों को हराया, बल्कि पश्चिम में सिकंदर के ही जनरल सेल्यूकस के साम्राज्य को भी धूल चटा दी। एक विशाल साम्राज्य की नींव रख दी गई थी। और ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था। सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज। जब उसने राजधानी पाटलिपुत्र को देखा तो बस देखता ही रह गया। जरा सोच कर देखिए, एक शहर जिसमें 600 टावर और 60 बड़े बड़े दरवाजे हों, ये उस जमाने का एक सुपर सिटी था, एक महानगर। चंद्रगुप्त और उनके बेटे बिंदुसार ने वो कर दिखाया जो उनसे पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरो दिया, एक पॉलिटिकल यूनिट बना दिया। ये था एकीकरण का पहला चरण। लेकिन इस एकीकरण की एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। चंद्रगुप्त के पोते अशोक ने इस साम्राज्य को अपने शिखर पर पहुंचाया, और वो हुआ कलिंग युद्ध के साथ। लेकिन इस जीत की कीमत, ये नंबर देखिए, 2.5 लाख मौतें। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस जीत के पीछे का भयानक सच है। कलिंग में जो तबाही हुई उसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो उस खून खराबे से इतना टूट गए कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए जंग को अलविदा कह दिया, और उसके बाद का उनका पूरा जीवन शांति, लोगों की भलाई के काम और बौद्ध धर्म के संदेश को फैलाने में गुजरा। मगर कहानी का चक्र तो घूमना ही था। कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता, है ना? अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ने लगी, और फिर 185 ईसा पूर्व के आसपास आखिरी मौर्य राजा की हत्या हो गई, और बस एकीकरण का वो पहला महान दौर खत्म हो गया। पेंडुलम अब दूसरी तरफ विखंडन की ओर चल पड़ा था। तो मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ? कई लोग इस दौर को अंधकार युग कहते हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। हाँ, बिल्कुल, राजनीतिक तौर पर सब कुछ बिखर गया था, लेकिन जानते हैं, कभी कभी उथल पुथल में भी नई चीजें जन्म लेती हैं। देखिए जरा, मौर्यों की जगह किसी एक शक्ति ने नहीं ली। पूरब में शुंग, उत्तर पश्चिम में इंडो ग्रीक, फिर शक आए, उत्तर में कुषाण, दक्कन में सातवाहन और दक्षिण में चेर, चोल, पांड्य। पूरा भारत आप कह सकते हैं छोटे छोटे राज्यों की एक पच्चीकारी जैसा बन गया था। तो जाहिर है एक सवाल मन में आता है, जब पॉलिटिकली इतना केओस था, कोई एक बॉस नहीं था, तो क्या देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था भी ठप पड़ गई होगी? अच्छा, इसका जवाब ना शायद थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि हुआ इसका ठीक उल्टा। राजनीतिक बिखराव के बावजूद भारत इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हब बन गया। जरा सोचिए, रोमन जहाज हर साल यहाँ मसालों के लिए आ रहे हैं। उत्तर में कुषाण सिल्क रूट को कंट्रोल करके मालामाल हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत,
पूरे भारत में रोमन सम्राटों के सिक्के मिल रहे हैं। मतलब एक राजा नहीं था तो क्या हुआ, व्यापार जोरों पर था। और फिर लगभग 500 साल के इस बिखराव के बाद वो पेंडुलम फिर से एकीकरण की तरफ झूला। आई दूसरी महान लहर। ये था गुप्त साम्राज्य का दौर। और इसे यूं ही नहीं, भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं। ये वाकई संस्कृति और विज्ञान की रोशनी से जगमगाता हुआ एक दौर था। लेकिन गुप्तों ने एक बहुत जरूरी बात सीखी थी। उन्होंने मौर्यों की तरह टॉप डाउन सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं रखा। उनका मॉडल कहीं ज्यादा स्मार्ट था, ज्यादा लचीला। उन्होंने कहा, ठीक है क्षेत्रीय राजाओं, आप अपना इलाका संभालो, आपको आज़ादी है, बस हमारे प्रति वफादार रहो और टैक्स देते रहो। ये एक इतने बड़े और विविध देश पर हुकूमत करने का एक कहीं ज्यादा सस्टेनेबल तरीका था। और इस गोल्डन एज के दिल में था नालंदा। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्रों में से एक थी। सोचिए, पूरे एशिया से लोग यहाँ लॉजिक, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, क्या कुछ नहीं था जो पढ़ने आते थे। सच में ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ। और जब ऐसा माहौल हो तो कमाल की खोजें तो होंगी ही। इसी दौर के गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। उन्होंने पाई की वैल्यू 3.1416 इतनी सटीकता से निकाली। आज हमें ये मामूली लग सकता है, पर उस जमाने के हिसाब से ये इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। पर इससे भी बड़ा, और शायद दुनिया को भारत का सबसे बड़ा तोहफा, वो था शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट। एक नंबर के तौर पर, एक सिंबल के तौर पर शून्य का विचार यहीं से पनपा। ये एक ऐसा आविष्कार था जिसने गणित को और फिर पूरी दुनिया की साइंस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और बात सिर्फ साइंस तक ही नहीं रुकी। गुप्त काल ने हमें एक गहरी सांस्कृतिक विरासत भी दी। हमारे जो महान महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, उन्हें अपना आज का स्वरूप इसी दौर में मिला। ये वो कहानियां हैं जो आज भी हमारी संस्कृति की नींव हैं। लेकिन जैसा कि हम अब तक जान चुके हैं, चक्र को तो घूमना ही था। स्वर्ण युग भी हमेशा के लिए नहीं टिकता। गुप्त साम्राज्य भी धीरे धीरे कमजोर हुआ और विखंडन की तरफ बढ़ने लगा। और एक बार फिर नई क्षेत्रीय शक्तियां अपनी जगह बनाने के लिए मैदान में उतर आईं। हुआ ये कि 5वीं सदी के आखिर तक हूणों के हमले और अंदरूनी लड़ाइयों ने गुप्त साम्राज्य की कमर तोड़ दी। हाँ, एक आखिरी कोशिश जरूर हुई। 7वीं सदी में राजा हर्ष ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को फिर से जोड़ने का एक शानदार प्रयास किया। लेकिन ये एकता सिर्फ एक व्यक्ति हर्ष पर टिकी थी, और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, उनका साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। चक्र एक बार फिर विखंडन की ओर घूम चुका था। और हर्ष के बाद भारत की राजनीति एक लंबे, बहुत लंबे संघर्ष में उलझ गई। इसे कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, मतलब 3 तरफा लड़ाई। 3 बड़ी ताकतें थीं, पूर्व में पाल, पश्चिम में प्रतिहार और दक्कन में राष्ट्रकूट। और ये तीनों भारत के दिल यानी कन्नौज शहर पर कब्जे के लिए सदियों तक लड़ते रहे। उस पूरे दौर की पॉलिटिक्स इसी एक लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती रही। तो यहाँ आकर एकीकरण और विखंडन का एक और पूरा चक्र खत्म होता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक दौर की लय खत्म होती है, तो इतिहास की अगली धुन कौन बजाता है? कौन सी नई ताकतें, जैसे इस्लाम का आगमन, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का अगला पन्ना लिखने वाली थीं? खैर, ये वो कहानी है जो कभी नहीं रुकती, बस उसके किरदार और लय बदलते रहते हैं।